नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे। स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डच कंपनी के बारे में, जिसको क्या कहते हैं आपको पता है? इसको कहते हैं बरीगंदे ओस्ट इंडिसे। ठीक है। इसी तरह ओस्तादो द इंडिया हमने पुर्तगाली जो कंपनी थी उसका नाम पढ़ा था। तो भैया ये जो इनके नाम है ना अजीब से, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन पर प्रश्न बनते हैं। तो आइए पहले डच को पढ़ते हैं, फिर हम इंग्लैंड वालों को पढ़ेंगे, फिर डेनिस को पढ़ेंगे, और अगले वीडियो में हम फिर पोर्चुगीज़ को जो पुर्तगाली हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो भैया यहाँ पर डच जो थे ना, नीदरलैंड नीदरलैंड और जो डेनमार्क वगैरह हैं, ये आज शांति और खुशहाली की रैंकिंग में भले ही टॉप पर रहते हों, लेकिन एक समय पर इन्होंने भी दुनिया की खुशहाली ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है ना। तो यहाँ पर डच कंपनी हॉलैंड नीदरलैंड की बात करें तो 1583 ईस्वी में एक डच यात्री जॉन हुगो लिंक्सोटन यात्री गोवा आया और अपनी पुस्तक में भारत के वैभव का वर्णन किया। यह किताब डच आगमन के कारणों में से एक रही और 1595 ईस्वी में डच व्यापारी कॉर्नेलियस हाउतमैन के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा पूर्वी देशों की ओर रवाना होता है जो इंडोनेशिया जाता है। ठीक है। अब 1602 ईस्वी में 17 डच व्यापारियों ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना की और इसे डच संसद ने 21 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया। अब कंपनी का जो नाम रखा गया वह था बरीगंदे ओस्ट इंडिसे। अब इन्होंने डच भाषा में जो इनकी भाषा है उसमें इन्होंने ये नाम रखा था। अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम था। तो यहाँ पर जो इनकी भाषा में इनके नाम है ना, जैसे पुर्तगालियों ने ओस्तादो द इंडिया रखा था, तो ऐसे ही हमको इनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि एक तरफ देश के नाम और दूसरी तरफ ये वाले नाम पूछ लिए जाते हैं और फिर हमको कन्फ्यूज़न होती है। अब 1605 ईस्वी में डच कंपनी ने मसूलीपट्टनम में भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। 1607 में दूसरी फैक्ट्री पोत्तपोली गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में स्थापित होती है और 1610 ईस्वी में पुलिकट में फैक्ट्री स्थापित की और पुलिकट तमिलनाडु में फैक्ट्री स्थापित की और किला इन्होंने बनवाया और किलों को गैलरिया कहते थे। पुलिकट में आगे चलकर टकसाल स्थापित हुआ। पुलिकट में आगे चलकर टकसाल स्थापित की जाती है, जहां वे अपने पैगोडा नामक सिक्कों को सोने के सिक्के ढालते हैं। इनका मुख्यालय जो होता है वह पुलिकट में ही होता है। बंगाल में पहली फैक्ट्री पिपली में स्थापित करते हैं। पिपली हिल्स नाम से एक मूवी भी है, काफ़ी फेमस है। तो अब यहाँ पर देखो भैया, पिपली में ये अपना पहला सेंटर स्थापित कर रहे हैं। अब अन्य फैक्ट्रियों की बात करें तो पटना कासिम बाज़ार जो वेस्ट बंगाल में है, सतगांव, चिनसुरा और चिनसुरा में ये गुस्ताबुस नाम का फोर्ट भी बनाते हैं, और बिमलीपत्तनम, कोचीन, नेकपट्टनम जैसे क्षेत्र में भी ये अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। इसके बाद में 1690 में मुख्यालय नेकपत्तनम को बनाया और डच कंपनी भारत में मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना चाहती थी। डचों ने दक्षिण भारत के व्यापारियों के साथ मिलकर सहकारिता के आधार पर कार्टेल सिस्टम पर व्यापार किया। किन्होंने? डचों ने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में कार्टेल सिस्टम पर ये व्यापार कर रहे हैं। कार्टेल सिस्टम, सहकारिता। डच अपने शेयरधारकों को सर्वाधिक लाभ प्रदान करने वाली कंपनी थी और ये अंग्रेज़ों, पुर्तगालियों, डेनिश और फ्रांसीसियों की तुलना में सबसे ज़्यादा शेयर अपने शेयरधारकों को प्रदान करते थे। डच कंपनी ने भारत सहित पूर्वी एशियाई देशों से मसाले की सर्वाधिक निर्यात किया, लेकिन डचों द्वारा भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु मसालों की बजाय सूती वस्त्र थे। तो यानी कि ये जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी एशियाई जो इंडोनेशिया वगैरह देश हैं, वहाँ पर से बड़ी मात्रा में भारत मंगा रहे हैं क्या मसाले, लेकिन मसालों की तुलना में ये ज़्यादा सूती वस्त्र वगैरह निर्यात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में सूती ज़्यादा होता है, तो ये सूती वस्त्र ज़्यादा निर्यात करते हैं। डच कंपनी भारत के मालाबार तट से मसालों का निर्यात करती थी, और जबकि पूर्वी कोरोमंडल तट से सूती वस्त्र, अफीम, नील जैसी वस्तुएं दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपों को निर्यात कर वहां से मसाले प्राप्त करते थे। यही कारण है कि डच गवर्नर बुलजले हैग ने भारत के कोरोमंडल तट से होने वाले व्यापार का मलक्का क्षेत्र से मसाला व्यापार का वह बायां हाथ कहा है। आगे चलकर बायां हाथ क्यों कहा है? क्योंकि ये उधर से ले रहे हैं और
एक तरफ से ले रहे हैं और दूसरी तरफ ये सप्लाई कर दे रहे हैं। अब आगे आगे डच कंपनी को ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध होता है हुगली के पास। वहाँ डच ईस्ट इंडिया कंपनी से बुरी तरह ये हार जाती है और इस हार के बाद डच शक्ति भारत से पतन की ओर जाती है और पतन की मतलब इनका पूरा द एंड हो जाता है। 1795 ईस्वी तक डचों ने भारत की बजाय दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप समूहों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और उसे अपना उपनिवेश बनाया। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि बेदरा के युद्ध में बुरी तरह हारने के बाद में ये क्या करते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप समूहों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं और उन क्षेत्रों को अपना उपनिवेश बनाते हैं। इससे इनका जो ध्यान रहता है वह पूर्वी की ओर से हट जाता है। डच कंपनी के पतन के कारणों की बात करें तो डच कंपनियों में व्याप्त भ्रष्टाचार, ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में कमज़ोर नौसैनिक क्षमता और सरकारी नियंत्रण का होना भी यहाँ एक कारण था। और यही कारण है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ज़्यादा ताकतवर इसलिए बन पाई क्योंकि वह व्यापारियों का समूह था और सरकार द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें छूट दी गई थी और सरकार का नियंत्रण उनमें नहीं था। जबकि अन्य कंपनियां सरकारी कंपनियों के तौर पर आई थी और सरकारी भ्रष्टाचार हर जगह होता है और इन भ्रष्टाचारों के चलते यहाँ पर ये नहीं टिक पाती है और अंग्रेज़ों की कंपनियां टिकती है। एक कारण ये भी था कि अंग्रेज़ों की कंपनियों में व्यापारी थे और व्यापारी महत्वाकांक्षी थे। वो जितना ज़्यादा प्रसार करेंगे उतना ज़्यादा उन्हें लाभ होगा, इसलिए उनके मन में लालच और महत्वाकांक्षा बहुत ही ज़्यादा थी जो सरकारी अधिकारी बनकर आए अन्य कंपनियों के अधिकारियों के मन में नहीं थी। अब यहाँ पर से हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं और इसको हम शॉर्ट में EIC ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे। अब 1599 ईस्वी में इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई और मर्चेंट्स एडवेंचर कंपनी से इन्होंने नाम दिया। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को पूर्वी एशियाई देशों के साथ अगले 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया और फिर कंपनी का नाम बदलकर द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ नाम इसका दिया गया। तो यहाँ पर पूर्व की ओर व्यापार करने के लिए यह कंपनी बनाई गई थी, खास तौर पर भारत। अब इस कंपनी का हेक्टर नामक जहाज पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए निकला पर यह भारत नहीं आ पाया। 1601 से 1603 ईस्वी तथा 1603 से 1606 के बीच में 2 बेड़े जहाज भेजे गए। दोनों ही भारत के बजाय दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए भेजे गए, भारत के लिए नहीं। 1608 ईस्वी में कंपनी का प्रतिनिधि विलियम हॉकिंस, जिनको हम कैप्टन हॉकिंस भी कहते हैं, व्यापार की अनुमति के लिए अकबर के नाम पत्र लेकर आगरा में जहांगीर से मिलता है। मतलब कि अकबर के नाम से वह आता है, लेकिन जब तक वह आता है तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है। तो यहाँ पर वह जहांगीर से मिलता है और जहांगीर खुश होकर, मतलब कि वह तुर्की भाषा में बात करता है, तो जहांगीर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि भाई एक विदेशी व्यक्ति हमारी भाषा में बात कर रहा है। तो यहाँ पर खुश होकर जो जहांगीर रहता है, विलियम को कैप्टन हॉकिंस है, विलियम हॉकिंस, इनको 400 का मनसब बनाता है, 400 श्रेणी का, ठीक है। तो 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की और 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की। 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट एवं मिडिल्टन के स्वामली के युद्ध में पुर्तगालियों की यहाँ पर हार होती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि 1613 ईस्वी में जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी। 1613 ईस्वी में टॉमस एल्वर्थ ने सूरत में फैक्ट्री प्रथम प्रेसिडेंसी की यहाँ पर स्थापना करता है। कौन? टॉमस एल्वर्थ, 1613 में। 1609 ईस्वी में सम्राट जेम्स फर्स्ट ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार दे दिया था, ये हम देख रहे हैं। उसके बाद हम टॉमस रो का, उससे पहले 1608 में कैप्टन हॉकिंस यहाँ पर आ चुके थे। अब 1615 ईस्वी में टॉमस रो जेम्स फर्स्ट का प्रतिनिधि बनकर भारत में कंपनी के लिए भारत में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए 1632 ईस्वी में हम यहाँ पर बात कर चुके थे। 1609 में सम्राट जेम्स फर्स्ट ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया
और 1615 ईस्वी में टॉमस रो जेम्स फर्स्ट का प्रतिनिधि बनकर भारत में कंपनी के लिए आता है व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जो अजमेर में अकबर के किले में जहांगीर से मिलता है। हम देखते हैं कि 1605 से 1627 ईस्वी तक के लिए अगला मुगल बादशाह कौन बनता है, तो बनता है जहांगीर। अब यहाँ पर देखिए कि 1632 ईस्वी में कंपनी ने गोलकुंडा के शासक से 500 रुपये के बदले मुफ्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त कर लिया। 1639 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया और फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनवाया। कंपनी का भारत में यह पहला किला था और फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक भी माना जाता है। कहाँ का? मद्रास का। और मद्रास ही आगे चलकर फिर आज यहाँ पर जो चेन्नई वगैरह है वो हमें देखने को मिलता है। अब देखिए 1633 ईस्वी में बालासोर हरिहरपुर जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करते हैं और पूर्वी तट पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो भैया वो नहीं है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री ये होती है। 1651 ईस्वी में हुगली में ये फैक्ट्री स्थापित करते हैं और 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा जो कि शाहजहाँ का बेटा रहता है, ये कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल में कर मुक्त व्यापार का अधिकार देते हैं। अब ये जो 3000 है आज की मुद्रा में ये कई करोड़ रुपए होंगे, ठीक है। इसका अनुमान अपने को नहीं लगाना है, अपने को सिर्फ यहाँ पर पढ़ना है। 1680 ईस्वी में औरंगज़ेब ने कंपनी पर जजिया कर लगाया क्योंकि ये गैर मुस्लिम थे और गैर मुस्लिमों पर जो सुरक्षा का एक कर लगता था वह जजिया कर था। बाद में इसको धार्मिक कर के रूप में भी इंगित करने का प्रयास किया गया। 1680 में हम देखते हैं कि औरंगज़ेब कंपनी पर जजिया कर लगाता है और बम्बई 1668 ईस्वी में चार्ल्स से 10 पाउंड की वार्षिक के बदले कंपनी को प्राप्त होता है और यहाँ पर चार्ल्स को दहेज में मिलता है, ये पुर्तगालियों से हमने पढ़ा था। और फिर चार्ल्स 10 पाउंड वार्षिक के बदले किराए पर दे देता है इनको मुंबई का क्षेत्र। आगे इसको ये आधुनिक मुंबई के रूप में डेवलप करते हैं। कंपनी ने जेराल्ड ओंगियार के नेतृत्व में बम्बई का विकास किया। वहाँ एक फैक्ट्री, गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह तथा टकसाल की स्थापना की। बम्बई के आधुनिकीकरण में जेराल्ड ओगियार का महत्वपूर्ण स्थान था। यही कारण है कि बम्बई का संस्थापक जेराल्ड ओगियार को माना जाता है। जेराल्ड या गेराल्ड इसका नाम था, ये आपको ध्यान में रखना है। जेराल्ड ओंगियार कहता है कि हमें एक हाथ में प्रार्थना पत्र तथा दूसरे हाथ में तलवार लेकर व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मतलब पहले आवेदन देकर बात मनवाने का प्रयास करो, ना माने तो फिर युद्ध करके राजा को ही हरा दो। जोसिया चाइल्ड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अध्यक्ष था 1687 ईस्वी में, वह लिखता है कि समय का तकाजा है कि अब हमें भारत में वह आधार निर्मित करना चाहिए जिस पर कंपनी का प्रशासनिक व सैनिक ढांचा स्थापित किया जा सके। 1686 ईस्वी में औरंगज़ेब ने बंगाल में कंपनी के विरुद्ध अभियान कर उन्हें बंगाल से खदेड़ दिया। कंपनी के अधिकारी जॉन चाइल्ड के नेतृत्व में फीवर आइलैंड बंगाल की खाड़ी में शरण लेते हैं और 1690 ईस्वी में जॉन चाइल्ड ने मुगल दरबार में उपस्थित होकर औरंगज़ेब से वह माफ़ी मांगता है अपनी गलती के लिए और 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1.5 लाख रुपए हर्जाना यहाँ पर देता है। अब 1691 ईस्वी में औरंगज़ेब ने कंपनी को बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियाँ प्रदान की और बंगाल में फिर से व्यापार करने की अनुमति आखिरकार दे दी। अब यहाँ पर 1698 ईस्वी में कंपनी के अधिकारी जॉब चरनॉक ने इब्राहिम खान से बंगाल में कालीकाता, सूरीनाता और गोविंदपुर की जिम्मेदारी प्राप्त की और इन गांवों को कलकत्ता शहर की स्थापना कर इन गांवों को मिलाकर एक नए कलकत्ता शहर की स्थापना की। जो कालीकाता जो इनमें बड़ा गांव था उसी को फैलाया गया और कालीकाता ही भविष्य में कलकत्ता बना, कोलकाता बना और कलकत्ता शहर की स्थापना कर फोर्ट विलियम का निर्माण करवाता है। तो कलकत्ता का संस्थापक कौन है? जॉब चार्नॉक। और यहाँ तक मुंबई शहर का संस्थापक कौन है? जेराल्ड या गेराल्ड ओंगियार। यह आपको ध्यान में रखना है।
अब यहाँ पर कंपनी का अधिकारी चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर माना जाता है। कौन? चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम, जो कि कलकत्ता में बनाया गया, वहाँ का पहला गवर्नर माना जाता है और यहाँ 1700 ईस्वी में गवर्नर बना। बंगाल का पहला गवर्नर विलियम हेजेस था। बंगाल का अंतिम गवर्नर विलियम बेंटिंक था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। और भारत का और यहाँ पर भारत का पहला जो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वह था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और अंतिम गवर्नर जनरल वो भी था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, क्योंकि 1828 के आसपास आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक और 34 के आसपास वह रहता है। तो यहाँ पर जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक रहता है ना, वह सती प्रथा और उसके समय पर मैकाले मिनट्स, जो कि वर्तमान भारतीय शिक्षा का आधार माना जाता है, तो वह उसके काल में घटनाएं घटित होती है। तो उसको भारत का, बंगाल का वह रहता है गवर्नर जनरल, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल रहते हैं भारत के, और फिर उन्हें भारत का वायसराय बनाया जाता है, तो पहले वायसराय कहलाते हैं। अब यहाँ पर इंटरलोपर क्या है? दस्तदाज इंग्लैंड में ऐसे स्वतंत्र व्यापारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के बावजूद भारत में चोरी छिपे व्यापार करते थे, और कंपनी ऐसे व्यापारियों को इंटरलोपर कहते थे। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति होती है, सुनहरी क्रांति, और हम इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहा जाता है कि बिना एक रक्त की बूंद गवाए बगैर यहाँ पर राजा से अधिकार ले लिए जाते हैं, और यहीं पर से राजा नाम मात्र का बनता है और सारे अधिकार संसद के पास में आ जाते हैं। बिना किसी रक्तपात के सत्ता परिवर्तन व संसद की स्थापना व संसद को अधिकार प्राप्त होते हैं, और आगे संसद की शक्तियों को बढ़ाने के लिए चार्टिस्ट आंदोलन होता है। संसद में विग, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी थे, उनकी सरकार बन जाती है। और 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति हुई और पहली बार संसद की स्थापना हुई। कब? 1688 ईस्वी में। संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी की विरोधी विग पार्टी की सरकार बनी, और इस सरकार ने 1694 ईस्वी में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया कि भैया अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी, बल्कि ब्रिटेन का प्रत्येक व्यापारी, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसको भारत में व्यापार करना है तो वह आसानी से कर सकता है। अब यहाँ पर ये भारत सहित पूर्वी देशों के साथ व्यापार कार्य का अधिकार प्रदान करते हैं। 1688 में न्यू कंपनियाँ आती हैं। अब कुछ नई व्यापारिक कंपनियाँ आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने छूट दे दी, तो बहुत सारे इंग्लैंड के व्यापारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अपनी कंपनियाँ बनाकर आ जाते हैं। 1698 में जनरल सोसाइटी आती है, जो कि इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट, इसका प्रतिनिधि रहता है विलियम नॉरिस, और अनुभव न होने के कारण आर्थिक रूप से ये कंपनियां कमज़ोर हो जाती है, और 1708 ईस्वी में तीनों कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाता है। जो विलियम नॉरिस रहता है वह औरंगज़ेब के दरबार में जाता है क्या रियायत मांगने के लिए कि भैया हमको भी क्षेत्र थोड़ा बहुत दे दो। उपयुक्त तीनों कंपनियां भारत में व्यापार करने पर आर्थिक हानि उठाती है, अतः 1708 ईस्वी में अर्ल ऑफ गोल्डोफिन की सहायता से मूल कंपनी में इन तीनों कंपनियों का विलय हो जाता है, और नई कंपनी का नाम रखा जाता है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़, इसका नाम रखा जाता है। हालांकि शॉर्ट में इसको EIC ही कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1833 ईस्वी में इस कंपनी का आधिकारिक नाम ईस्ट इंडिया कंपनी EIC रखा जाता है, और यह कंपनी जॉन कंपनी के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी? जॉन कंपनी के नाम से। 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि मंडल जॉन सुरमन इसका अध्यक्ष रहता है, और एडवर्ड स्टीफेंसन, डॉक्टर हैमिल्टन और अर्मेनिया द्विभाषीय ट्रांसलेटर, तो यहाँ पर ये सभी आते हैं फर्रुखसियर के दरबार में, और फर्रुखसियर कंपनी को व्यापारिक अधिकार देते हैं, जिसे ऑर्म ने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा, और यहाँ पर से कंपनी की किस्मत पलट जाती है।
यहाँ पर इन्हें क्या क्या मिलता है, 3,000 रुपये वार्षिक के बदले कंपनी को बंगाल प्रांत में करमुक्त अधिकार प्राप्त होता है। यही कारण है कि बंगाल में क्यों ये व्यापार ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल समुद्री क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर से सीधे इनके जहाज़ जा सकते हैं। और शुरुआत इनकी बंगाल से हो रही है, यही कारण है कि प्लासी वगैरह के युद्ध आपको बंगाल में मिलते हैं। और साम्राज्यवाद की शुरुआत भी ये कहाँ कर रहे हैं, बंगाल में। 10,000 रुपये वार्षिक के बदले 10,000 रुपये वार्षिक के बदले सूरत के बंदरगाहों का उपयोग करने का इन्हें अधिकार दिया जाता है। और बम्बई स्थित टकसाल में ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल राज्य में अंग्रेजी सिक्कों के तौर पर मान्यता दी जाती है। ये सारे अधिकार अंग्रेज़ों के लिए मैग्ना कार्टा से कम नहीं थे। मैग्ना कार्टा वही कि 1688 की जो क्रांति होती है उसमें बिना किसी समस्या के पूरे अधिकार ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर उस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। ऐसे हम देखते हैं कि 1719 की जो दिल्ली की संधि होती है उसको कहते हैं कि मराठों का मैग्ना कार्टा, क्योंकि वहाँ पर मराठों को बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं और वहाँ पर से मराठों का मुग़ल हस्तक्षेप बढ़ जाता है। तो ये इसलिए वो संधि भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दिल्ली की संधि, इसलिए उसको मराठों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए डेनिश कंपनी हम यहाँ पर आगे समझते हैं। डेनिश कंपनी डेनमार्क की कंपनी थी और 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1620 ईस्वी में भारत में प्रथम डेनिश फैक्ट्री ट्रावनकोर तमिलनाडु में स्थापित की जाती है। 1676 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर या बंगाल में स्थापित होती है। अत्यधिक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक हानि होने के कारण डेनिश कंपनी ने 1745 ईस्वी में भारत में स्थित अपनी फैक्ट्रियां ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर ये भारत से चली जाती हैं। तो इस तरह से हमने डच जो हॉलैंड नीदरलैंड की कंपनी है और जिसका नाम क्या रख रहे हैं ये बारिंग दे ओस्ट इंडीज से। इसी तरह एस्टाडो द इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली कंपनी का नाम था और ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम भी हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत लंबा। हालांकि 1833 के बाद से वो उसका नाम, तो यहाँ पर ये कंपनी स्थापित होती है। इसके बाद में हम ब्रिटिश कंपनी की बात करते हैं और फिर हम इस कंपनी के विकास को देखते हैं कि किस तरह से ये कंपनी जो जेराल्ड ओंगियार मुंबई की स्थापना कर रहा है और मुंबई इनको कैसे स्पेन से दहेज में चार्ल्स को मिल रहा है और चार्ल्स इसको 10 पाउंड वार्षिक किराए के आधार पर इनको दे रहा है और फिर जेराल्ड ओंगियार मुंबई को स्थापित करते हैं और फिर वही मुंबई आज के भारत की आर्थिक राजधानी माना जाता है। उसी तरह जोग चौधनौक कलकत्ता, कालीकाता और सूतीनाता और गोविंदपुर जैसे क्षेत्रों को मिलाकर कलकत्ता नामक एक शहर की स्थापना करता है। कालीकाता का ही ये एक्सटेंडेड रूप यहाँ पर ये होता है। इसी तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये और भी ज़्यादा आगे विकसित होते हैं और फिर हम अन्य कंपनियों को देखते हैं कि ये आगे चलकर 1833 में हम देखते हैं कि इस कंपनी का आधिकारिक नाम ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाता है और इससे पहले इनका काफ़ी लंबा नाम था जो यहाँ पर हम देखते हैं, दी यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। हालांकि 1833 में इसका नाम EIC ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाता है। आगे डेनिश कंपनी आती है जो भी फिर भविष्य में अंग्रेज़ों से ही मिलती है और ये डेनमार्क की कंपनी होती है। 1616 में स्थापित होती है। इसकी बस स्थापना आपको ध्यान में रखनी है और फैक्ट्रियाँ ध्यान में रखनी है। पहली फैक्ट्री 1620 में ट्रावनकोर और दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर बंगाल में स्थापित होती है। तो यहाँ पर ये वीडियो होता है समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद।